नमस्कार दोस्तों, सावरिया ऑनलाइन जोन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं नेवी एयरफोर्स का जो फिजिक्स का पार्ट चल रहा था उसमें अपने एक नया टॉपिक, अपना चौथा टॉपिक स्टार्ट हो गया है और टॉपिक का नाम है घूर्णन गति। कौन सी गति होगी ये? घूर्णन गति। घूर्णन गति का हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट। देखो, घूर्णन गति पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि यदि कोई भी पिंड घूर्णन गति करता है, जब घूमता है तो एक स्थिति अपने सामने आती है। कौन सी स्थिति आती है? कि उसका जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को हमें किसी एक बिंदु पर केंद्रित मानना होगा। जो उसका संपूर्ण द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को हम लोग किसी बिंदु पर केंद्रित मानते हैं, मतलब संपूर्ण द्रव्यमान को एक बिंदु पर ही मानते हैं। और जिस बिंदु पर अपने को उस द्रव्यमान को केंद्र मानना होता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। क्या कहते हैं इसे? द्रव्यमान केंद्र। जैसे अपन बात करें, अपने पास में एक पिंड है, इस पिंड में हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं सेंटर पॉइंट, जिसको हम लोग सीएम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ मास। ये आप लोग के पास में द्रव्यमान केंद्र है। हम लोग इस पूरी पिंड का, इस संपूर्ण पिंड का जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को हम लोग इस बिंदु पर केंद्रित मानते हैं। क्लियर? अब जिस बिंदु पर हम लोग केंद्रित मानते हैं उस बिंदु के सापेक्ष हम लोग मान निकालेंगे। यहां हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी पिंड आप लोग के पास में हो, जैसे ये पिंड है, इस पिंड में हम लोग ये बिंदु ले लेते हैं जिसको आप लोगों ने सीएम लिया है, द्रव्यमान केंद्र। इस बिंदु के सापेक्ष हम लोग भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मान निकालते हैं। उन सब बिंदुओं पर जो हम लोग मान निकाल रहे हैं, जो द्रव्यमान निकाल रहे हैं, हम लोग उसको कहते हैं द्रव्यमान आघूर्ण। क्या कहते हैं उसे? द्रव्यमान आघूर्ण। द्रव्यमान आघूर्ण। ये जो द्रव्यमान आघूर्ण होता है, ये द्रव्यमान आघूर्ण उस बिंदु पर द्रव्यमान और जो आप लोगों ने जो द्रव्यमान केंद्र लिया है उस द्रव्यमान केंद्र से दूरी की गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसे हम लोग यदि सदिश रूप में प्रदर्शित करना चाहे तो आर वेक्टर हो जाएगा। तो ये स्थिति आप लोग के पास में आएगी, तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। अपना इसमें फर्स्ट पॉइंट बनेगा द्रव्यमान केंद्र। ये जो द्रव्यमान केंद्र है, ये द्रव्यमान केंद्र हम लोग एक बिंदु लेते हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं किसी पिंड का वह बिंदु जहां उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान, उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। केंद्रित माना जाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र। ये जो द्रव्यमान केंद्र है, इस द्रव्यमान केंद्र से हम लोग कुछ स्थिर सदिश लेंगे, कुछ दूरियां लेंगे सदिश के रूप में। तो भिन्न भिन्न दूरियों पर जो अपने पास में द्रव्यमान के मान प्राप्त हो रहे हैं, उन द्रव्यमान के मान से हम लोग द्रव्यमान आघूर्ण ज्ञात करते हैं। तो द्रव्यमान आघूर्ण, द्रव्यमान आघूर्ण कैसे प्राप्त होगा? उस पिंड का द्रव्यमान इनटू द्रव्यमान केंद्र से दूरी, द्रव्यमान केंद्र से दूरी। इस प्रकार से आप लोगों के पास में मान प्राप्त होता है। हो गया। इसको हम लोग सदिश रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, एमआर वेक्टर भी ले सकते हैं। ये यदि एक पिंड है तो m1 r1 हो गया, दूसरा पिंड लेंगे तो m2 r2 वेक्टर हो गया, तीसरा लेंगे तो m3 r3 वेक्टर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो चलो अब हम लोग लेते हैं एक पिंड। एक पिंड में हम लोग उस पिंड को अलग अलग कणों से मिलकर बना हुआ मानते हैं और उन सभी कणों की द्रव्यमान हम लोग m1 m2 m3 m4 इस प्रकार से लेते हैं और वहां एक द्रव्यमान केंद्र की कल्पना करते हैं और फिर अपन मान निकाल। देखो यहाँ पे, यहां आप लोगों के पास में हम लोग एक पिंड ले लेते हैं। यह पिंड है, इसमें हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं सीएम। इसे कहा जाता है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। यहां से हम लोग
r1 दूरी पर r1 वेक्टर ले लूं, r1 दूरी पर m1 द्रव्यमान हो गया, r2 दूरी पर m2 द्रव्यमान हो गया, r3 दूरी पर m3 द्रव्यमान हो गया। इसी प्रकार से यदि आप लोगों के पास में n हो, जरूरी नहीं नीचे हो, ऊपर भी हो सकता है, ये r4 वेक्टर, m4 मैं यहां ले लेता हूं, rn वेक्टर, ये mn। इस प्रकार से आप लोगों के पास में स्थिति बन रही है। तो यहां हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी कण हैं, जैसे m1 हो गया, m2 द्रव्यमान का हो गया, m3 द्रव्यमान हो गया, m4 द्रव्यमान हो गया, इसी प्रकार से mn द्रव्यमान हो गया, तो इन सभी बिंदुओं पर, इस पिंड के सभी बिंदुओं पर द्रव्यमान आघूर्णों का योग शून्य होता है। क्या होता है देखना, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस m4 r4 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn rn वेक्टर इक्वल 0। ये कंडीशन आप लोगों की बन रही है। क्लियर? मैं इसको सिग्मा के रूप में लिखूं, समीशन के रूप में लिखता हूं, तो देखो क्या बनेगा, आई ले रहा हूं मैं, आई का मान 1 से स्टार्ट हो रहा है, n तक है, तो ये हो गया mi ri वेक्टर इक्वल 0। ये कंडीशन आप लोगों के प्राप्त होती है। बोलो कोई दिक्कत हो तो? ये हो गया आप लोगों के पास में जो द्रव्यमान केंद्र होता है, उस द्रव्यमान केंद्र से भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, द्रव्यमान केंद्र से भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित बिंदुओं पर जो आप लोगों के पास में द्रव्यमान आघूर्ण जो प्राप्त होता है, उन द्रव्यमान आघूर्णों का योग क्या होता है, शून्य होता है। का योग शून्य होगा। क्लियर? तो अगला है आप लोगों के पास में द्विकण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र। देखो मैं यहां पे ले रहा हूं, एक निर्देश तंत्र ले रहा हूं जिसमें 2 कण स्थित करूंगा मैं, एक m1, ये m1 द्रव्यमान का है, ये m2 द्रव्यमान का, इसको मैं a बिंदु ले लूं, इसको b बिंदु ले लूं। इसका स्थिति सदिश हो गया r1 वेक्टर और इसका स्थिति सदिश हो गया r2 वेक्टर। कोई दिक्कत है किसी को? यहां से हम लोग ले लेते हैं इनके बीच में इनका द्रव्यमान केंद्र cm। क्लियर? यहां जो आप लोगों के पास में मान प्राप्त होगा, ये हो गया आप लोगों के rcm वेक्टर। क्लियर? चलो फिर मैं ले लेता हूं यहां पे, इससे इधर होगा, वो होगा rc2 वेक्टर और ये होगा आप लोगों के पास में rc1 वेक्टर। क्लियर हो गया कि नहीं? ये हो गया आप लोगों के cm, सेंटर ऑफ मास। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं अपन, यहां आप लोग के पास में 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी और सी, 3 बिंदु हो गए। चलो मैं इसको ले लेता हूं सी बिंदु। अब अपने पास में 2 त्रिभुज होंगे। पहला त्रिभुज तो कौन सा होगा, त्रिभुज ओ ए सी में सदिश योग का त्रिभुज नियम। ये क्या हो गया, RCM वेक्टर प्लस, देखो RCM इधर आ रहा है, फिर अपन चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल RC1 वेक्टर इक्वल, फिर क्या हो जाएगा R1 वेक्टर। ये हो गया आप लोगों के पास में RC1 वेक्टर इक्वल R1 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर, समीकरण नंबर 1। फिर अपन चलते हैं इसी प्रकार से, आप लोगों के पास में हो गया त्रिभुज OBC में सदिश योग का त्रिभुज नियम। देखो क्या होगा सदिश योग का त्रिभुज नियम, देखो ये हो गया आप लोगों के पास में RCM वेक्टर प्लस स्मॉल RC2 वेक्टर इक्वल R2 वेक्टर। ये हो जाएगा आप लोग के पास में RC2 वेक्टर इक्वल R2 वेक्टर
माइनस RCM वेक्टर, समीकरण नंबर 2। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहां हम लोग इस पूरे निकाय के लिए, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि इनका जो द्रव्यमान आघूर्ण होता है उस द्रव्यमान आघूर्ण का योग शून्य होता है, यही पढ़ा था। दो पिंड आप लोग के पास में, पहला पिंड है उसका द्रव्यमान क्या होगा, मैं यहां देख लू, द्रव्यमान आघूर्णों का योग शून्य होता है, ये पढ़ा था आप लोगों ने भी। हम लोग यहां देखना लेंगे M1R_C1 वेक्टर प्लस M2R_C2 वेक्टर इक्वल 0। क्लियर। अब अपन यहां RC1 वेक्टर और RC2 वेक्टर समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रखेंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, M1 इसका मान ये हो जाएगा, ये रहा R1 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर बराबर 0। क्लियर। कोष्टक खोलेंगे तो आप लोग के पास में आएगा M1 R1 वेक्टर माइनस M1 RCM वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर माइनस M2 RCM वेक्टर बराबर 0। क्लियर। फिर देखो आप लोग आगे देखो, हो गया। मैं यहां लिख लू M1 R1 वेक्टर, ठीक है, प्लस M2 R2 वेक्टर। मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, M1 RCM वेक्टर प्लस M2 RCM वेक्टर। मैं यहां से RCM कॉमन ले लू, क्या हो जाएगा, RCM वेक्टर कॉमन ले लिया मैंने तो M1 प्लस M2 इक्वल M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर। हो गया क्लियर। तो RCM वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। यदि आप लोग इसका केवल परिमाण भी लेंगे ना तो यही आप लोग के प्राप्त होगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो, समझ में आ रहा है यहां तक क्लियर। चलो आगे देखो, तो समझ में आया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब हम लोग इसकी देख लेते हैं कुछ विशेषताएं, कुछ विशेष स्थितियां देख लेते हैं। देखो यहां पे देखो, विशेष स्थितियां, देखो विशेष स्थितियों में स्थिति नंबर 1, यदि M1 बराबर M2 बराबर M, इसका मतलब जो आप लोगों के पास में दो कण लिए गए थे, पहले कण का द्रव्यमान M1 था, दूसरे कण का द्रव्यमान M2 था। यदि इन दोनों कणों के द्रव्यमान समान हो, हम लोग इसको M ले लें तो क्या होगा, हो तो देखो RCM का मान क्या होगा, RCM वेक्टर इक्वल, ये आप लोगों के पास में M R1 वेक्टर प्लस M R2 वेक्टर अपॉन M प्लस M। RCM वेक्टर इक्वल M कॉमन ले लूं तो R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर अपॉन 2M होगा कि नहीं, M से M कैंसिल, तो आप लोग के पास में माना गया RCM वेक्टर इक्वल R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर अपॉन 2। क्लियर। ये हो गया आप लोग के पास में समीकरण नंबर 4। 2 नंबर क्या है, यदि निकाय में n कण हो तो क्या होगा, निकाय में n कण हो तो RCM वेक्टर इक्वल M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट
mn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। हो गया कि नहीं? ये आ गया आप लोग के पास में समीकरण नंबर 5। बोलो कोई दिक्कत हो तो। चलो एक विशेष स्थिति और है इसकी, नंबर 3 देख लो। नंबर 3, यदि द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक XCM, YCM, ZCM हो और n कणों के निर्देशांक क्या होंगे? X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3। XN, YN, ZN हो तो देखना यहां पे सबसे पहले R1 वेक्टर का मान आएगा आप लोग के पास में। क्या आएगा R1 वेक्टर का मान? R1 वेक्टर का मान आएगा X1 I कैप, Y1 J कैप और Z1 K कैप। आया कि नहीं? फिर आप लोग के पास में आएगा R2 वेक्टर का, ये हो गया X2 I कैप, Y2 J कैप, Z2 K कैप। हो गया। फिर आप लोग के पास में इसी प्रकार से R3 का आ गया, ये हो गया X3 I कैप, Y3 J कैप, Z3 K कैप डॉट डॉट डॉट। ये हो गया आप लोग के पास में RN वेक्टर, XN I कैप, YN J कैप, ZN K कैप। हो गया यहां तक? अब देखो मैं ले लेता हूं द्रव्यमान केंद्र का मान, RCM वेक्टर का मान क्या होगा देखना, XCM I कैप, YCM J कैप और ZCM K कैप। होगा कि नहीं? इसी प्रकार से हो गया, इसी क्रम में। ठीक है, ये मान आप लोग के पास में पहले कण के लिए हो गया, ये दूसरे कण के लिए स्थिति सदिश हो गया, तीसरे कण के लिए। इस प्रकार से आप लोग के पास में RCM का मान आ गया। अभी आप लोग के पास में मान आया था RCM वेक्टर इक्वल XCM I के प्लस YCM J के प्लस ZCM K के, ये आया था। इसको आप लोगों ने समीकरण नंबर 6 दिया। फिर देखते हैं RCM वेक्टर इक्वल, मान लिखूंगा यहां पे मैं, पीछे आप लोग के पास में समीकरण आया था RCM वेक्टर का, क्या था? M1 था, फिर R1 आया था, M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर, M3 R3 वेक्टर प्लस डॉट 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 MN RN वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 MN। यहां तक क्लियर? चलो फिर आगे देखते हैं। अब मैं यहां R1 R2 R3 RN वेक्टर इन सब के मान रख दूं तो देखो क्या होगा। M1 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, X1 I के प्लस Y1 J के प्लस Z1 के R1 वेक्टर का हो गया। फिर मैं मान रखूंगा R2 वेक्टर का, क्या होगा, X2 I के प्लस Y2 J के प्लस Z2 के। फिर आप लोग के पास में हो गया M3। फिर मैं R3 वेक्टर का मान रखूंगा X3 I के प्लस Y3 J के प्लस Z3 के प्लस
मैं डॉट डॉट लेके mn rn का मान रख दूं, rn वेक्टर का क्या होगा, xn i के प्लस yn j के प्लस zn के फिर बट्टा में आप लोगों के क्या हो गया, m1 प्लस m2 प्लस बोलो हुआ कि नहीं, यहां तक क्लियर। अब मैं यहां कोष्टक खोलूंगा, देखो ये कोष्टक खोलूंगा तो m1 x1 i के, m2 x2 i के, m3 x3 i के, mn xn i के, देखो क्या आएगा मान, RCM क्या हो जाएगा, m1 x1 i के मैं एक साथ ले लू, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डॉट 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 mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn हो गया। फिर मैं आगे लिखूंगा प्लस m1 y1 m2 y2 m3 y3 प्लस mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn जेके हो गया। फिर आप लोग के पास में आ गया m1 z1 m1 z1 m2 z2 m3 z3 mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn, ये हो गया के हो गया कि नहीं। अब इसकी मैं तुलना करूंगा समीकरण 6 से, देखना RCM वेक्टर की जगह RCM वेक्टर आ गया, i कैप की जगह i कैप, मतलब XCM की जगह ये वाला मान आया कि नहीं, फिर YCM की जगह ये मान आ गया और ZCM की जगह ये वाला मान हो गया। तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 6 से तुलना करने पर क्या होगा, XCM इक्वल m1 x1 m2 x2 m3 x3 डॉट 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 mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। इसी प्रकार से हो गया आप लोग के पास में YCM का मान क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस डॉट 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 mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। फिर हो गया ZCM y1 z1 प्लस ये सॉरी m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस डॉट 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 mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये 3 समीकरण प्राप्त होते हैं। तो ये होगी इसकी विशेष स्थितियां। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग जो सेकंड पार्ट आएगा, जो पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, उस पार्ट सेकंड में हम लोगों ने इसके बारे में कुछ बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और फिर आगे आप लोगों का जड़त्व होना जाएगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते रहिए सांवरिया ऑनलाइन जोन। ये आप लोग के जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं ये 11th क्लास के सिलेबस के बेस पे है। बस यही है कि अपना सिलेबस जो अपना टोटल सिलेबस है वो 11th और 12th क्लास की टोटल फिजिक्स है। अभी आप लोगों का 11th क्लास का ही सिलेबस चल रहा है।
एक अपने बड़ा वीडियो 3 घंटे का वीडियो डाला था, वो आप लोगों के 12th क्लास के सिलेबस पे था। लेकिन ये सब वीडियो है, ये सब वीडियो आप लोगों की नेवी, एयरफोर्स और जो अपने पीसीएम बेस पे जो भर्तियां होती है जैसे बीएसएफ, आरओ, आरएम, इन सब में आप लोगों के लिए यूजफुल है। तो देखते रहिए सांवरिया ऑनलाइन जोन। ठीक है, थैंक यू।